सर तो फिर इंटरव्यू शुरू करें। हाँ भाई, पूछो क्या पूछ रहे थे। जी पूछ रहा हूँ मैं सवाल। क्या हुआ यार, इतना घबरा क्यों रहे हो तुम? हाँ नहीं, डर नहीं रहा हूँ सर। अरे इसे घबराना ही तो कहते हैं, और क्या। नहीं, आप लोगों की जो फिल्म थी ना एक, जिसको इंटरनेट से हटवा दिया गया था, उसके बारे में बस बातचीत करनी थी थोड़ा। हाँ तो उसका क्या मतलब, क्या पूछना चाहते हो? मतलब सवाल पूछने थे थोड़े। यार देखो, एक सेकंड मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम इंटरव्यू ले रहे हो ना मेरा, तो बेझिझक सवाल पूछना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे डर डर के पूछोगे तो मैं तो जवाब नहीं देने वाला, सॉरी। सर तो मैं आपको आपकी जो शॉर्ट फिल्म थी, स्क्रिप्ट, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। उस टाइम पे न्यूज़ वगैरह और ये मीडिया वाले कुछ अलग चीज़ बता रहे थे, और आप लोगों ने एक अलग चीज़ दिखाई थी फिल्म में। तो उसका क्या रीज़न था, और क्या आपने सोच कर वो फिल्म बनाई थी, मैं वही जानना चाहता हूँ। और आप पूरी कहानी बता सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हुआ था। और हाँ नहीं, पता चल रहा है कि तू कहानी के बारे में जानना चाहता है, तो मैं बता रहा हूँ तुझे कहानी। तो कहानी शुरू होती है मिस्टर अर्जुन पाठक, जिन्हें प्यार से डायरेक्टर साहब बुलाता था, और वो मुझे राइटर साहब बुलाते थे। पता नहीं क्यों, पर प्यार से ऐसे ही बुलाते थे हम दोनों एक दूसरे को ऐसे। बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर, मतलब उनके फिल्म बनाने का तरीका सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको पसंद आता था। और इंटरनेट पे बहुत तारीफ होती थी उनकी जब भी वो फिल्म अपलोड करते थे। ऐसे शॉर्ट फिल्म बनाते थे क्योंकि बजट कम होता था, और बड़ी बजट की फिल्मों में अभी तक वो एंटर नहीं किए थे। एक बार क्या हुआ ना, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उनको एक आर्टिकल दिखा। वो एक रियल लाइफ सुसाइड केस के बारे में था, कि कैसे एक लड़की ने सुसाइड किया और क्या हुआ था उसके साथ, उसकी फैमिली के बारे में सब लिखा था। उन्होंने वो पढ़ा, और उनको एक ख्याल आया कि इसके ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए मुझे। लेकिन ये पॉसिबल कैसे, मतलब हर बार उनको कैसे मिल जाता था ये इंफॉर्मेशन, और ऐसा फटाक से आइडिया कैसे आ जाता था? पता नहीं यार, वही तो खास बात थी उनमें कि कुछ भी पढ़ते थे तो अचानक से आइडिया आ जाता था। डायरेक्टर लोगों का होता है यार वैसा। वैसे बोल नहीं सकते क्या चलता रहता है उनके दिमाग में, और कभी कौन सा आइडिया आ जाता है उन्हें कोई भी चीज बनाने का। जब भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलता था तो वो सबसे पहले मुझे सुनाते थे, और हम दोनों उसको डिस्कस करते थे एक दोस्त की तरह ही। मतलब कोई अगर दूर से देखेगा तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये लोग फिल्म डिस्कस कर रहे हैं कोई। बस सब सही चल रहा था। तो इस कहानी के लिए जब वो मेरे पास आए, तब ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदली जवानी की छटती रही। अल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। क्यों राइटर साहब, क्या गुफ्तगू चल रही है पौधों के साथ? अरे डायरेक्टर साहब आइए आइए। अच्छा मेरे दोस्त, कल बात करेंगे। थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। क्या राइटर साहब ऐसे ही बैठ जा रहे हो जमीन पे? अरे गंदा दिख रहा है वो। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आज ही साफ किया मैंने ये। अच्छा माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। आप अभी आए क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आया जस्ट। वो काम एक था, वो निपटा के बस अभी आया। अच्छा वैसे आप क्या बात कर रहे थे इन पौधों से? हाँ दरअसल जब भी कुछ सोच रहा होता हूँ ना, तो इन पौधों के साथ ही अपना वक्त गुजारता हूँ। पता ही नहीं चलता कि वक्त कब गुजर जाता है। अरे यार, अगर इतना अकेलापन लग रहा है तो किसी इंसान से बात करो। इन पौधों से बात करके क्या मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि इंसानों से ज्यादा पेड़ पौधे हमारी बातें सुनने के लिए बेताब रहते हैं। इंसान तो दिखावे के ढांचे में बंद रहते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे
इस तरीके के ढांचे में रहकर भी हमारे जज्बात समझ लेते हैं, लेकिन आपको इनसे कुछ जवाब तो मिलता नहीं। फिर आपको कैसे पता चलता है कि आपकी बातें सुन रहे हैं? नहीं, हम इंसानों की दिक्कत ही तो यही है कि हमें लगता है कि जवाब देना जरूरी है। जवाब देना जरूरी नहीं है, बस कोई सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन यार पक नहीं जाते क्या? कुछ जवाब तो देते नहीं है और आप सिर्फ बोलते जाते हो। नहीं, कभी कभार परिस्थिति ऐसी होती है ना कि आपको बस सुनने वाला चाहिए, जवाब देने वाला नहीं। पर एक बात बताओ राइटर साहब, हर किसी के पास आपके जैसे बात करने वाले नहीं होते, इसलिए वो इंसान को ही पकड़ते हैं और फिर उनको अपनी बातें बोल के पकाते हैं। जिन लोगों के पास ऐसे लोग नहीं होते ना, उन्हें बेशक अकेलापन महसूस होता होगा, इसलिए उन्हें मेरी तरह ऐसे पौधों से बातें करनी चाहिए या फिर कोई ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जिनसे वो खुल के बातें कर सके। बिल्कुल। खैर, मैं ही कहाँ बातें कर रहा हूँ, आप किसके लिए आए थे बताइए ना। क्या यार, एक पल में पराया कर दिया आपने। क्यों, किसी काम के लिए आ सकता हूँ क्या? ऐसे मिलने नहीं आ सकता आपसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जब भी आए ना कोई आइडिया लेके जरूर आए। अब क्या बना रहे हो आप? हाँ, एक आइडिया तो मिला है मुझे। वैसे सर, कुछ लिखने से पहले मैं किरदार और कहानी के बारे में जानना चाहता हूँ। आप बताइए मुझे उसके बारे में। सब किरदार, कहानी, किसके बारे में, सब बताऊंगा आपको। सर, मुझे तो लगता है आपको धूप की आदत नहीं है। यहाँ बहुत धूप गिर रही है, हम टहलते टहलते बात करते हैं, चलिए। अरे यार, फिल्म डायरेक्टर हूँ मैं, धूप की कैसे आदत नहीं होगी मुझे? अच्छा, तो मुझे आदत नहीं है, चलिए थोड़ा। अच्छा, ठीक है, आइए। क्यों राइटर साहब, अब तो आप तैयार है ना कहानी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए? देखते हैं, कोशिश करूंगा लिखने की। हमेशा कहा है आपका, आप हर बार बोलते हो कि कोशिश करोगे, लेकिन लिख ले दो। हाँ, पर हमेशा लिख लूं ये जरूरी तो नहीं है ना। अरे चलिए, आप फेंकिए मत, मुझे पता है आप लिख लोगे। अब कहानी लिखने का जिम्मा मेरे ऊपर आ गया था। कुछ दिन सोचने के बाद मुझे लिखने का एक ढंग मिल गया, जिसे मैं अपनी डायरी में लिखने बैठा। नई कहानी, नए ख्याल, नए विचार, नए किरदार, सब मेरे दिमाग में चल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि कहानी खत्म होने में कितना वक्त लगेगा, पर बगैर ये सब सोचे मैं लिखने लगा। पता नहीं उस डायरी में ऐसा क्या जादू था, जब भी कुछ सोच नहीं पाता था तब उसमें लिखने से सब कुछ अपने आप मन में आ जाता था। कमरे में अच्छी खासी रोशनी रहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं हमेशा बाहर अंधेरे में ही लिखना पसंद करता था, क्योंकि उस कमरे में बैठने से मुझे मेरे माँ बाप की याद सताती थी। अकेलापन और बेचैनी से बचने के लिए मैं वहां बैठ के ही लिखता रहता था। पता नहीं वहां बैठे बैठे लिखते हुए दिन कैसे बीत जाता था। लिखना तब बंद करता था जब थकान महसूस होती थी, तब मैं अपने कमरे में वापस चला जाता था। घर पर मैं अकेला ही रहता था और कोई था ही नहीं मेरे साथ बात करने को। छत पे होता तो पौधों से बात कर लिया करता था, पर यहाँ पर कोई नहीं था। ये कमबख्त अकेलापन भी बड़ी खतरनाक चीज है। इससे जितना दूर भागने की कोशिश करो, ये तुम्हें और महसूस होती है। इससे बचने के लिए मैं नींद का सहारा लेता था, और कसम से जब गहरी नींद आ जाती थी ना, तब ये सब कुछ पता ही नहीं चलता था।
ये किसने लिखा? मैंने तो यहाँ तक लिखा था, उसके बाद ये सब। छोड़ो, शायद मैंने ही लिखा होगा, लेकिन मैं रेड पेन से क्यों लिखूंगा? तो ब्लू पेन से लिखता हूँ। छोड़ो, मैंने ही लिखा होगा शायद। ये सब देखने के बाद भी मुझे लगा कि ये मैंने ही लिखा होगा। ये सब चीज मन से हटाकर मैं कहानी में ध्यान देने लगा। सुबह के समय सूरज की किरणें बराबर आती थी, इसलिए लिखने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती थी। डायरेक्टर साहब ने मुझे जिस तरीके से कहानी समझाई थी मुझे याद थी, इसलिए मैं आसानी से लिख पाता था। लिखने के बाद उस पेज को थोड़ा अच्छे से परख लेता था ताकि कोई गलती ना निकल जाए, और फिर आगे बढ़ता था। कुछ देर बाद मैंने लिखना बंद किया और अपने कमरे में फिर चला गया। पर कुछ तो था जो मेरे समझ के परे था, क्योंकि मैं कुछ भी लिखते वक्त रेड पेन बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करता था, और रेड पेन में लिखी हुई शब्दों की हैंडराइटिंग बहुत अलग थी। इन सब चीजों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया कि क्या ये मैंने लिखा है या किसी और ने। इन सब ख्यालों ने मेरे दिमाग में एक अजीब सी पहेली बना ली थी, जिसमें मैं और फंसता चला जा रहा था। एक तो पहले से ही इस अकेलेपन ने परेशान कर रखा था, और उसके बाद ये सब चीजें। मेरे दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया था। अब इन सारे सवालों के जवाब मुझे एक ही जगह मिल सकते थे, इसलिए मैं वहीं गया। पूजा खत्म करके जब मैं वापस आ रहा था, तब मैंने वहां पर कुछ देखा। अरे, मेरी डायरी खुली कैसे? मैं तो हमेशा बंद करके सोता हूँ। ये किसने लिखा है? क्या हो रहा है यार? ये कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ, आज इस टेबल को मेरे रूम के अंदर रखता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है।
ये दरवाजा खुला कैसे? I'm not here to harm you. Please help me. ये सब क्या हो रहा है? लगता है डायरेक्टर साहब को बोलना ही पड़ेगा। तो यही हुआ था बस। सर ये कैसे पॉसिबल है? क्या हुआ? मतलब आप बोल रहे हैं कि आपने डायरी ऐसे रखा था और वो अपने आप खुल गया और किसी ने आके वहां पे रेड पेन में ऐसे लिख दिया? नहीं, मुझे पता है तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो ये विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन जिसके साथ होता है ना वही समझ पाता है। बाकी लोग बस देखते रहते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं या फिर समझ नहीं पाते। सर लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब। लेकिन ये हुआ था। तो ये सब होने के बाद मैं अगले दिन गया डायरेक्टर साहब से बात करने इस चीज के बारे में। वो फिल्म बनाना शुरू कर दिए थे, मतलब फिल्म के जितने भी बैकग्राउंड सीन्स होते हैं ना वो वही शूट कर रहे थे। मैं गया उनके पास और वहां जाके मैं इंतजार करने लगा उनका। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा बाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके। इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी। दिल तो बच्चा है जी। हाँ तो बताइए डायरेक्टर साहब, हो गया स्क्रिप्ट कंप्लीट? नहीं डायरेक्टर साहब, स्क्रिप्ट तो पूरी हो गई लेकिन कहानी अभी भी अधूरी है। क्या हुआ डायरेक्टर साहब, क्या दिक्कत है? देखिए डायरेक्टर साहब, मैं आपको बातों में घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधे सीधे पूछता हूँ आपको। हाँ ठीक है डायरेक्टर साहब, खुलकर बताइए क्या बात है। मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्या वो एक सुसाइड था या मर्डर या कुछ और? अरे डायरेक्टर साहब, आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? डायरेक्टर साहब, अगर ये चीजें मुझे पता नहीं होगी ना तो शायद ये कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। मतलब मैंने जब आपको स्टोरी नरेट की थी तब तो आपने ये सवाल नहीं किया था, तो अब ये सवाल क्यों कर रहे हो आप? ये डायरी लीजिए, जहां पे पेन रखा है ना उसी पेज को खोलिए। हाँ दीजिए। अरे राइटर साहब, ये रेड पेन में ये सब क्या लिखा है? हाँ, अब वो पेज थोड़ा पलटी, वहां भी देखिए, वहां भी लिखा होगा। वही तो डायरेक्टर साहब, मैं भी सोच नहीं पाया कि ये क्या था। लेकिन राइटर साहब, ये कैसे हो सकता है? रुचि तो उसी लड़की का नाम है जिसके बारे में हम फिल्म बना रहे हैं अभी। हाँ। क्या? रुचि? हाँ रुचि। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ तो है। और ऐसा भी नहीं है कि रुचि के बारे में कोई पहली बार लिख रहा था ऐसा। इससे पहले भी बहुत लोगों ने रुचि के बारे में लिखा है, कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, कितने मीडिया वालों ने इसे कवर किया है। तो उनके साथ ये सब क्यों नहीं हुआ और आपके साथ ही क्यों हुआ?
हो सकता है कि वो सब झूठ बोल रहे हो और शायद हमने पहली बार सच दिखाया हो, लेकिन बात कुछ हजम नहीं हो रही। हाँ हाँ, आगे सुनो क्या होने वाला है। असली बात क्या थी हमें भी नहीं पता था, इसलिए हम कोई भी बात को श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते थे। इसलिए हमने सोचा कि पहले सबूत इकट्ठा कर ले, उसके बाद फिल्म बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है? आपने तो मुझे डॉली बोला था। हाँ, डॉली बोला था क्योंकि हम फिल्मों में ऐसे रियल नाम यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नाम बदल के आपको बोला था। लेकिन रुचि तो मर चुकी है, वो कैसे लिख सकती है ये सब? राइटर साहब, मुझे भी पूरी सच्चाई पता नहीं है। मैं भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को देख के ये फिल्म बनाने का प्लान किया था। एक सेकंड, मैं आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाता हूँ। ये लीजिए, दिखाई। उस तरफ ना। हाँ, वही वाला पन्ना है। हाँ, इसमें तो सुसाइड लिखा है। इसलिए मैं फिल्म में सुसाइड ही दिखा रहा था। नहीं डायरेक्टर साहब, इन चीजों पर मुझे विश्वास है ही नहीं। अगर ऐसा होता ना तो ये चीजें नहीं लिखी होती डायरी में। बिल्कुल डायरेक्टर साहब, आप सही बोल रहे हैं। और बात यह है ना कि मैं अपने घर पे रेड पेन यूज करता ही नहीं हूँ कोई भी चीज लिखते वक्त, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैंने ये लिखा है। ये डायरेक्टर साहब, मुझे पता है आपने नहीं लिखा ये, लेकिन ये जिसने भी लिखा है। नहीं डायरेक्टर साहब, हमें पुख्ता सबूत चाहिए। डायरेक्टर साहब, मुझे लगता है कि मुझे फिल्म के ऊपर और रिसर्च करनी चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। क्या उनके कोई परिवार वाले हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, या उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है? देखना पड़ेगा राइटर साहब, मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर उनके कोई परिवार वाले होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें किसी और चीज से सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, आप रिसर्च कीजिए, मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ। कुछ ना कुछ सुराग मिल ही जाएगा। हाँ, अब जो होगा वो सच के साथ ही खत्म होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हमने बहुत रिसर्च की। मुझे इतना इंटरनेट का नॉलेज तो था नहीं, लेकिन डायरेक्टर साहब को था। तो कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि उनको रुचि के भाई का नंबर मिल गया है और उन्होंने उसको बुलाया है। डायरेक्टर साहब ने रुचि के भाई को सारी बात बताई, अब तक जो भी हुआ था। और जब उसने ये सब बात सुनी तो वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे दौड़ा चला आया। और जब उसने हमें वो सब बात बताई तब हमें असलियत पता चली। हेलो अखिलेश। हेलो हेलो अखिलेश। हेलो। हाँ तो अखिलेश, दरअसल हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे जो कि तुम्हारी बहन के बारे में है, और हम उसके बारे में पूरी कहानी जानना चाहते हैं। क्या हुआ था, क्या नहीं। अब ये सब तुम ही बता सकते हो हमें, क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल और ये मीडिया वाले तो यही बोल रहे हैं कि वो एक सुसाइड था, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा। और फिर राइटर साहब के साथ जो चीजें हुई उसके बाद तो मेरा विश्वास ही खत्म हो गया इन चीजों पर। अखिलेश ने हमें पूरी बात बताई कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हम उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे ताकि हम फिल्म में असली चीजें दिखा सके। तब हमें पता चला कि अब तक जो हमने पता किया है वो सब गलत है। ये एक साजिश थी। पब्लिशर वालों को पैसे खिलाकर झूठी खबरें फैलाई गई थी और जो हमने अनुमान लगाया था वो वही निकला। वो एक मर्डर केस था। जिस दिन रुचि की मौत हुई उसी दिन उसने अखिलेश को कॉल किया था और बहुत जोर से रो रही थी। उसके कुछ ही समय बाद अखिलेश को ये न्यूज़ मिली कि उसकी बहन अब नहीं रही। दरअसल कहानी ये थी कि रुचि एक बहुत ही आम लड़की थी, एक मिडिल क्लास घर से आती थी। उसे बचपन से ही राइटर बनने का बहुत शौक था, लिखने की बहुत आदत थी उसे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके घर वालों को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि एक लड़की राइटर बन के क्या ही कर लेगी, और आगे चल के उसकी शादी भी तो करनी थी। तो अगर इन सब चीजों में वो लगेगी तो शादी के बारे में भूल ही जाएगी। इसलिए वो जब भी कुछ भी लिखती थी तब उसके घर वाले बहुत टोकते थे उसे। ये उनके घर वालों की पहली गलती थी। और रुचि हमेशा से इन सब चीजों से परे थी। वो लिखना पसंद करती थी जैसे मैं लिखता हूँ। और जब वो बड़ी हुई तब उसे एक शादी का रिश्ता आया। शादी का रिश्ता एक बहुत बड़े घर से आया था और उनको लगा कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े घर से उनको रिश्ता आया है। लेकिन वो अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। रुचि ने अपने घर वालों को बहुत समझाया था कि मुझे अभी ये शादी नहीं करनी है, मैं तैयार नहीं हूं इसके लिए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और रुचि के माँ बाप को लगा था कि अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया तो शायद इसके बाद कोई और रिश्ता नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि ये बहुत बड़े घर से रिश्ता आया था उनका। इसलिए जोर जबरदस्ती से रुचि की शादी करवा दी गई। शादी के बाद वो जब भी लिखने बैठती थी या लिखने के बारे में कुछ भी सोचती थी तब
उसके ससुराल वाले उस चीज को बहुत टोकते थे। जब भी वो लिखने बैठती थी किसी ना किसी को कोई ना कोई आपत्ति हो जाती थी और उसे कोई ना कोई काम सौंपा दिया जाता था ताकि वो काम में उलझी रहे और ये लिखने लिखने के बारे में भूल जाए। पर पैशन तो पैशन होता है, एक बार दिल को लग गया तो आसानी से छूटता नहीं। इसलिए रुचि अब छुप छुप के लिखा करती थी। उसे पता था कि उसके ससुराल वालों को जब भी पता चलेगा तब वो बहुत नाराज होंगे, पर ये सब बिना सोचे वो लिखना पसंद करती थी। तो एक दिन उसके ससुराल वालों को पता चल गया कि ये छुप छुप के लिखती है। तब उन सब ने गुस्से में आके रुचि को ताना मारना शुरू कर दिया। उसके घर वालों को गाली दी, उसको गाली दी। बेफिजुल के झगड़ों को यहाँ लाकर एक तमाशा बनाया। शादी से पहले अपने घर वालों को समझाती थी और शादी के बाद ससुराल वालों को समझा रही थी। सिर्फ समझाने में ही लग गई, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो इन सब से तंग आकर रुचि अपने कमरे में चली गई और अपने भाई को कॉल किया। उसके भाई ने जब उसका कॉल उठाया तो वो फूट फूट के रोने लगी। उसने उसे सारी बातें बताई और उसके भाई ने भी बताया कि ये रिश्ता इसलिए तय हुआ था ताकि पिताजी की जमीन उन लोगों को मिल जाए। जैसे ही वो ये सब बातें कर रही थी तो पीछे से आकर उसके पति ने उसे मार दिया और उसका भाई फोन पे ही था, उसको ये सब सुनाई दिया। अखिलेश, क्या तुम इस हैंडराइटिंग को पहचान सकते हो? दिखाई। जहाँ पेन रखा है ना वो वाला पेज पे। हाँ, ये तो मेरी बहन की हैंडराइटिंग है। यहाँ कैसे लिखी है? सच्ची? हाँ, ये मेरी बहन की हैंडराइटिंग है। ये अब तो पक्का विश्वास हो गया, ये मर्डर ही है। मुझे भी लग रहा है कि एक मर्डर केस ही है जिसको बहुत बढ़िया तरीके से सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। नहीं, मैं फिल्म में मर्डर ही दिखाऊंगा। हाँ, वही सही रहेगा, क्योंकि जो सच्ची चीजें हैं वो एक ना एक दिन बाहर जरूर आ जाएगी, उसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। नहीं सही है, फिल्म में मर्डर ही दिखाते हैं। शुक्रिया अखिलेश हमारी मदद करने के लिए। शुक्रिया अखिलेश। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मदद तो आप लोग कर रहे हैं हमारी, सच्चाई दिखाकर। अब हम सही तरीके से फिल्म बना सकते हैं। ठीक है राइटर साहब, आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसको मैं इस्तेमाल करके अब फिल्म बनाना शुरू कर ही देता हूँ। एक सेकंड, उस पायल का क्या हुआ? आपने तो उस पायल को भी ढूंढा था ना, आपके रूम में मिला था, उसका क्या हुआ? पायल का यही थी शायद, लेकिन आपने इसे संभाल के क्यों रखा है? खास है इसलिए मेरे पास। और जिस समय रुचि के साथ ये सब हो रहा था तब पुलिस ने कुछ नहीं किया या फिर उसने पुलिस को कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? पुलिस दोस्त, अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो क्या हम फिल्म बना रहे होते और क्या बात यहां तक पहुंचती? फिर भी एक कॉल तो कर ही सकती थी। कानून अंधा नहीं, बस आंख बंद करके रहता है। सच को देखकर भी अक्सर चुप रहता है। किसी को पता ना चले इसलिए इन्होंने पब्लिशर्स, पुलिस, मीडिया सबको पैसे खिलवा के चुप करवा दिया। और इनके तो पॉलिटिशियंस के साथ भी थोड़े बहुत अच्छे नाते थे, इसलिए ये सब बहुत आसानी से हो गया। कहानी तो पूरी सुन ली लेकिन अब भी भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, एक सेकंड। ये डायरी लो, जहां पेन रखा है ना उसी पेज को खोलो।